जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुनवारी संकल्प के इस लर्निंग स्टेशन पर, जहां पर हम सभी अब एक नया कोर्स लेकर के आए हैं और वो कोर्स लेकर के आए हैं कंपटीशन क्लासेस के लिए। और ये कंपटीशन क्लासेस के लिए कौन सी कंपटीशन क्लासेस होंगी? ये कंपटीशन क्लासेस अपनी होंगी जो भी अपनी स्टेट की है, यानी कि राजस्थान की जो भी वैकेंसीज आती हैं, प्लस जो अपने सेंटर की वैकेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग। उनमें मैं मोहित वैष्णव जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, वो सब्जेक्ट होगा अपना इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश। ये सब्जेक्ट में इसीलिए इस चीज का अपन ने स्टार्ट पहले किया है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि काफी सारे बच्चों जो प्रॉब्लम्स आती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो प्रॉब्लम्स आती है इंग्लिश के अंदर। अदर सब्जेक्ट वो देख लेते हैं, ठीक है, अदर सब्जेक्ट पढ़ भी लेते हैं, उन्हें समझ भी आ जाता है, लेकिन राजस्थान में यूजुअली, मैं राजस्थान की बात करूं तो इंग्लिश को लेकर के काफी डर बच्चों के मन में रहता है जो कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो यूजुअली हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होते हैं और इंग्लिश जो उन्होंने पढ़ी होती है वो हमेशा इस तरीके से पढ़ी होती है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या होना होता है, एग्जाम में पास होना होता है। तो वो जब अपन पढ़ते हैं, ठीक है, तब वो टेंथ के बाद में ट्वेल्थ के बाद में अपना कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर के अंदर कंपलसरी एग्जाम होता है, तो इस इंग्लिश को केवल और केवल वो एक पास होने के माध्यम से देखते हैं और उसमें पास भी हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हें उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं हो पाती है। राइट, तो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे इसी चीज को लेकर के। जो भी आपके मन में डर इंग्लिश को लेकर के, उसको पहले हम खत्म करेंगे। तो डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, डरते लोग आजकल भूतों से नहीं है। तो ये तो मात्र एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जिसको आपने आपके लाइफ में सबसे ज्यादा पढ़ा है, सबसे ज्यादा पढ़ा इन द सेंस 10th तक आपके सभी सब्जेक्ट होते हैं, राइट, उसी के अंदर इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट होता है। तो इंग्लिश तो आप 10th तक पढ़ रहे हैं। देन 11th 12th में आप क्या करते हैं, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट चूज करते हैं। अब वो आपका साइंस मैथ्स हो सकता है, वो आपका कॉमर्स हो सकता है, वो आपका आर्ट्स हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको कोई सा भी आप इंटरेस्ट चूज करें, लेकिन इंग्लिश तो वहां पर आपको 11th और 12th में भी पढ़नी पड़ेगी। राइट, देन अपन बात करते हैं कॉलेज लाइफ की। जब कॉलेज स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी फर्स्ट ईयर के अंदर कंपलसरी पेपर तो इंग्लिश का होता है, यानी आपने 13 साल तक, कितने साल? 13 साल तक आपने इंग्लिश को पढ़ा है। तो शायद मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो, ठीक है, या पढ़ा होगा तो आपके इंटरेस्ट का पढ़ा होगा, जो आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको समझ में भी आता है। ठीक है, इंग्लिश में लोग पास कैसे हुआ करते थे? वो पास हुआ करते थे स्टोरिया रट के, एप्लीकेशन रट के, केवल उन्हें रटते थे। क्या करते थे? रटते थे और पास हो जाते थे। लेकिन रटने से आपको भी पता है कि इस कंपटीशन फील्ड में आप पास नहीं हो सकते। आपको चीजें समझनी होंगी, लॉन्ग टर्म के लिए समझनी होंगी। ये नहीं कि 3 दिन 5 दिन तक अपन ने जो याद किया वो अपन को याद रहा और अपन एग्जाम में जाके आंसर करके आ गए, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन आती है, स्टोरीज आती थी, वहां पर अपन ने 10 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी लिखा तो अपन को कुछ मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, राइट, क्योंकि कंपटीशन में यदि आपने सही किया तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स, अगर गलत किया तो आपको नेगेटिव भी मिल सकते हैं। तो यहां पर आपकी एक नॉलेज काम में आएगी जो आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, चीजें आपको सारी पता है, इंग्लिश कोई ऐसा नया सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, तो आपको चीजें सब कुछ पता है लेकिन उनकी नॉलेज नहीं है पूरी, यानी कि आपको अधूरी नॉलेज है। और अधूरी जो नॉलेज होती है, ठीक है, जो इनकम्प्लीट नॉलेज होती है, वो हमेशा अपने लिए डेंजरस रहती है, जो अपने लिए हानिकारक रहती है, घातक रहती है। तो उस अधूरी जानकारी को हम यहां पर पूरी करने के लिए आए हैं और अच्छे से, बहुत ही धीरे धीरे, वो बेसिक तरीके से अपन इंग्लिश को पढ़ेंगे। मैं आपको सीधा सा बात बता देता हूं कि यहां पर जो अपनी क्लासेस रहेंगी वो अपनी रहेंगी बेसिक टू हाई। कैसी रहेंगी? बेसिक टू हाई। अपनी क्लासेस यहां पर रहने वाली है बेसिक टू हाई। अब ये बेसिक टू हाई का क्या मतलब है? बेसिक आप सबको पता होगा, ठीक है, बेसिक के बाद में आता है लेवल, थोड़ा अप होता है, देन हाई होता है। क्योंकि क्या होता है, किसी एग्जाम में जो इंग्लिश का लेवल आता है, किसी भी सब्जेक्ट का लेवल आता है, वो आपका क्या होता है? लो होता है। किसी एग्जाम में मीडियम होता है, किसी में हाई होता है। तो अपन जो चीज पढ़ रहे हैं, सपोज अपन ने कोई सा भी टॉपिक पढ़ा, सपोज अपन ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा यहां पर टेंस, कौन सा पढ़ा? अपन ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा टेंस। अब टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी आने चाहिए, आपको इसके मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी आने चाहिए जो मॉडरेट लेवल के हैं, और आपको इसके हाई लेवल के क्वेश्चन है वो भी आने चाहिए। यानी इस टॉपिक को अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि इससे वो कोई सा भी क्वेश्चंस आपसे पुट कर ले, कोई सा भी क्वेश्चंस आपसे वो पूछ ले, आपको वो क्लियर होना चाहिए, राइट।
ये मेरा फंडा है पढ़ाने का और उसी तरीके से आपको पढ़ना है, राइट। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अपन ने क्लास स्टार्ट की है तो एक अच्छा सा रजिस्टर, एक कॉपी पेन आप बना करके बैठ जाए और मेरी क्लास को प्रॉपर देखते रहे। मैं कह रहा हूं इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वही चीजें पढ़ाऊंगा, मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने लायक हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहली चीज से कि आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या कहा, डर आपका निकालना है। तो डर निकालने के लिए आपको पहले आपका एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि आपको इंग्लिश से डर नहीं लगता है, आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, आपको इंग्लिश अच्छी लग रही है। आज कोई भी चीज होती है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन क्यों शो करते हैं कि उसमें आपका आप इंटरेस्ट होता है, ठीक है। आप बिना इंटरेस्ट के शायद ही लाइफ में कोई चीज करेंगे, विदाउट इंटरेस्ट कोई कुछ भी नहीं करता है। तो पहले एक इंटरेस्ट अपना अपन को डेवलप करना है यहाँ पे, देन उसके बाद में अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपना टॉपिक्स की तरफ और उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में उनकी एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि अपन ने जो पढ़ा है उसका अपन को कितना नॉलेज हुआ है, क्या अपने क्वेश्चंस अपने सही हो रहे हैं, ठीक है। अगर अपने क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं तो अपना कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा और कॉन्फिडेंस जब आपका बिल्डअप हो जाएगा तो मैं आपसे कहता हूं कि वाकई में आपके लिए इंग्लिश भी इजी हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश को यहां पर समझना या पढ़ना, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो मैं स्टार्ट करूंगा पहले वो बड़ी बेसिक बेसिक चीजें से स्टार्ट करूंगा। पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे अपनी 1-2 क्लासेस के बाद में या 3 क्लासेस के बाद में। 1-2-3 क्लासेस में अपन केवल इसका जो बेसिक पार्ट होता है उसको समझेंगे कि इंग्लिश क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ये चीज क्या है, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो चीजें हम पढ़ेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अभी मैंने यहां पे आपके लिखा था बेसिक टू हाई। बेसिक टू हाई इन द सेंस मैं आपको यहां पर इस बेसिक का मतलब हो गया कि मैं आपको यहां पर उस चीज से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ये तो सबको आती होगी, कम से कम ये तो सबको आती ही होगी ना। इंग्लिश के अंदर एबीसीडी क्या होती है, आज छोटे से छोटा बच्चा भी घर के अंदर होता है पर उसको सबसे पहले क्या सिखाते हैं, एबीसीडी सिखाते हैं, ठीक है। यानी कि A to Z जो वाला पार्ट अपना है जिसमें अपने जो भी लेटर्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो भी अपन बात करेंगे, ठीक है, वो चीजें इसके अंदर होती है। तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, यानी कि ये बेसिक हो गया। इससे ज्यादा लो चीज तो इंग्लिश में कुछ नहीं होंगी। यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे और उस लेवल तक जाएंगे जो किसी भी एग्जाम में है, चाहे वो आपके स्टेट यानी कि राजस्थान के एग्जाम में हो या अदर स्टेट की बात करूं तो अदर स्टेट में भी, किसी भी स्टेट के अंदर अगर इंग्लिश आ रही है या फिर सेंट्रल की वैकेंसीज है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो या कोई सा भी एग्जाम हो, राइट। तो अपन को उस टॉपिक को हर एग्जाम के लिए क्लियर करना है, राइट, अंडरस्टैंड। तो स्टार्ट करेंगे अपन एबीसीडी से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एबीसीडी की मैंने भी बात की, तो पहले सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। जो मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी से, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद को मन में सोचना है कि क्या आंसर इसका हो सकता है, और क्या जब मेरे बताने के बाद में आपको सोचना है क्या वाकई में आंसर मेरा सही है या गलत है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट। समझिए, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी alphabets are there in इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में कितनी अल्फाबेट्स होती हैं, बताइए। क्या आंसर आया आपके मन में, इंग्लिश में कितनी अल्फाबेट्स होती हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ही है, क्या सोच रहे हैं, 5 तो वोवल होते हैं। क्या सोच रहे हैं, 21 तो कॉन्सोनेंट होते हैं। अच्छा सॉरी, 26, ओके, शायद आपने 26 सोचा, राइट। इसके अलावा भी और कोई चीज माइंड में आ रही हो तो सोचिए एक बार। देखिए, 26 जो आपका आंसर है वो आपका गलत है। 26 जो आपका आंसर है वो आपका गलत है। 26 अल्फाबेट्स नहीं होती हैं, इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है। अल्फाबेट्स इन द सेंस, अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अपन इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलेंगे, वर्णमाला, ठीक है। और किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी भाषा की जो अल्फाबेट या वर्णमाला होती है, ध्यान रखिए वो केवल और केवल होती है एक। कितनी होती है, एक।
तो इसका आंसर भी क्या है कि इंग्लिश में भी अल्फाबेट कितनी है आपकी, केवल और केवल एक है। ये 26 जो आपने सोचा है ये आपकी अल्फाबेट नहीं है, ये आपके हैं लेटर्स इन अल्फाबेट या इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं 26 वो हैं। राइट, क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अल्फाबेट अपनी किसी भी जो लैंग्वेज की होती है वो कितनी होती है, केवल और केवल एक होती है। ठीक है, यहां पर जो 26 आप सोचते हैं ए टू जेड, ठीक है, ए से लेकर के जेड तक, ये आपका अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, अल्फाबेट के लेटर्स हैं आपके 26। अल्फाबेट तो आपकी कितनी है, इंग्लिश अल्फाबेट आपकी कितनी हुई 1, और उसके अंदर आपका जो ए से जेड है वो आपका क्या है, यानी कि लेटर्स वो आप पे क्या है 26 है। राइट, अंडरस्टैंड? तो यहां पर अपन बात करते हैं आगे। अब मैंने बात की लेटर, फर्स्ट पॉइंट आता अपना लेटर। ठीक है, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं अक्षर। राइट, अब ये लेटर या अक्षर क्या होते हैं, क्या होते हैं लेटर या अक्षर? ऐसे जेड आपने सोचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो आपने बताया कि ये लेटर्स हैं। मैं पूछ रहा हूं कि लेटर्स होते क्या हैं? लेटर, ठीक है, वो ये आपका होता है स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटी इकाई। किसी भी वर्ड को, किसको, किसी भी वर्ड को बनाने के लिए, किसी भी वर्ड को बनाने के लिए काम में आने वाली छोटी से छोटी इकाई। ठीक है, किसी भी वर्ड को बनाने के लिए काम में आने वाली स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपकी होती है वो आपका होता है लेटर। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर लिखा मैंगो। क्या लिखा? मैंगो। अभी आप देख रहे हैं एक वर्ड है कि नहीं है? वर्ड है। अब इस वर्ड के अंदर मैं आपसे पूछूं लेटर कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 लेटर हुए ना। तो इस एक वर्ड को बनाने के लिए जो छोटी से छोटी यूनिट काम आ रही है क्या? एक लेटर है। और लेटर ही मैंने आपको क्या कहा, वो आपका क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। यानी कि इसमें ये जो वर्ड बना आपका क्या बना है, वो 5 लेटर से बना है, यानी कि 5 स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो इसको बनाने के लिए काम में ली गई हैं। क्लियर है? और ये लेटर जो आपके होते हैं ये आप पे कहां से कहां तक होते हैं? ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, ए से लेकर के जेड तक। टोटल कितने होते हैं? ये आपके होते हैं टोटल 26 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। ठीक है, जो आपको पता ही होगा। अच्छा, ये 26 कितने पार्ट में डिवाइड है? कोई मुझे बताए कितने पार्ट में डिवाइड है, बताइए कितने पार्ट में डिवाइड है? ये आपके डिवाइड है 2 पार्ट में। पहला पार्ट आपका हो गया वोवल, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्वर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्वर। सेकंड नंबर क्या है? कॉन्सोनेंट, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में व्यंजन। क्या बोलेंगे? व्यंजन। राइट, अंडरस्टैंड? अच्छा, आपको लग रहा है क्यों मैं यहां पर लिख रहा हूं अक्षर, स्वर, व्यंजन, ये सब क्यों लिख रहा हूं? आपको लगता होगा कि यार ये सर इतना हिंदी में क्यों लिख रहे हैं यार, ये चीज तो हमें भी पता है। ठीक है, कोई अच्छी वाली बात नहीं है, लेकिन यहां बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोगों की तादाद जिसके अंदर ऐसी है जो वाकई में इंग्लिश से डरती है, तो उनको अपन फेमिलियर करें। हो सकता है कि उनमें से वो वोवल भी नहीं जानते हो। सच है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वोवल कॉन्सोनेंट नहीं जानते हैं, वे स्वर व्यंजन जान जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि कोई भी बच्चा, ठीक है, जो जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो भी सीखेगा, जिसकी इंग्लिश खराब है वो भी सीखेगा। ठीक है, जो हिंदी मीडियम से वो भी सीखेगा, जो इंग्लिश मीडियम से है वो भी सीखेगा। राइट, तो यहां पर जो अपना लेवल रहेगा वो रहेगा, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, अपना जो लेवल रहेगा वो किस टाइप का रहेगा। देखिए, अपना जो लेवल रहेगा पढ़ाने का, बेसिक टू है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो अपना रहेगा इस टाइप से। 0 लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? 0 लेवल से, और इस लेवल से अपन जाएंगे यहां पर 90% तक। कितने तक? 90% तक। 100% कभी नहीं होता। ठीक है, 100% कभी नहीं होता। ठीक है, 90% अपन जाएंगे, 95% अपन जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो वाकई में ही बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कितना भी मैं यहाँ पढ़ा दूं, मैं 100% में पढ़ा दूं, पर बच्चों के माइंड में पूरा 100% कभी भी नहीं जाता है। राइट, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप देखो लेवल जो ये एक हो गया 0, तो ये अपना हो गया बेसिक लेवल। कौन सा लेवल हो गया? बेसिक लेवल। ठीक है, और किसी भी क्लास का जो एक लेवल होता है वो भी यही होता है। यहां पर मैंने ले लिया मान लो 90% का लेवल ले लिया, एक यहां मैंने ले लिया 50% का। कौन सा ले लिया? 50%। तो 0% हो गया एक, तो एक आपका हो गया 50%, एक हो गया आपका 90 या 95%। राइट, एक किसी भी क्लास का लेवल भी होता है। आज कोई सी भी क्लास हो, 5 बच्चे की क्लास है, 50 बच्चे की क्लास है, 500 बच्चों की क्लास है, उसके अंदर क्या होता है? ये लेवल होता है 0% जो आपका है नहीं, जो आपका है नहीं। ठीक है, तो यहां पर लेकिन 0% के अंदर मान लो मैं यहां पर 0 से 20 कर दिया, तो एक ये लेवल होता है बच्चों का, जो लेवल होता है हर क्लास के अंदर बच्चे जो होते हैं वो लो लेवल होता है, अपन कह सकते हैं उनको, वो होते हैं वीक। क्या होते हैं? वीक। 50% वाले होते हैं एवरेज, और ये 90 या 95 वाले होते हैं वो आप पे क्या होते हैं? वो आपके होते हैं इंटेलिजेंट। हर क्लास का लेवल होता है कि नहीं होता है कि उस क्लास के अंदर कुछ वीक बच्चे होंगे, कुछ एवरेज बच्चे होंगे और कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। अंडरस्टैंड, हर क्लास में होता है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, मान लो मैंने यहां से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया 50% से, तो 50% से लेकर के 90-95% वाले जो हैं उनको तो समझ में आएंगी चीजें, लेकिन क्या ये जो 20 से लेकर के या 0 से लेकर 50 वाले हैं इनको चीजें समझ में आएंगी? नहीं आएंगी, ऑब्वियसली चीजें नहीं आएंगी। और जब मैं यहां से स्टार्ट कर दूंगा तो जो इनका जो एक थॉट था कि इंग्लिश अपने समझ में नहीं आती है, और वो ही रह जाएगा। एक बार फिर से वो इंग्लिश के लिए ये सोच बैठेंगे कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल 0 लेवल से। 0 लेवल यानी कि मतलब अभी जो मैंने आपको बताया ABCD से मैं स्टार्ट करूंगा, ताकि जो वीक बच्चे हैं उनको भी ये चीजें समझ में आए, जो एवरेज बच्चे हैं उनको भी चीजें समझ में आए, और जो यहां पर इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको भी चीजें समझ में आए। यानी कि अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं आपकी इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बता दूंगा। मैंने आपको बताया कि एक कॉपी या एक रजिस्टर मोटा वाला अच्छा सा बना लें, क्योंकि मैं उसके अंदर आपको काफी सारी इस तरह की लिखा दूंगा जो आपको किसी और बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आप पढ़ेंगे उससे से आप आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर करके आ सकते हैं। और अगर वो चीज आपके पास में रहेगी तो आज नहीं तो कल आप या आपके आने वाले जो छोटे भाई बहन हैं वो भी हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज से हेल्प मिलेगी। या फिर आपने इस बार कोई एग्जाम दे रहे हैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, लेकिन साल भर बाद या 2 साल बाद भी आपको कोई एग्जाम देना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनको रिवाइज करना है। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके एक अच्छे नोट्स आप यहां पर बना लें। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो अपनी बात चल रही थी किसके ऊपर? वोवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर। राइट, अंडरस्टैंड। तो यहां पर अपना जो लेटर होते हैं वो क्या होते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। एक किसी भी वर्ड को बनाने के लिए या किसी भी शब्द को बनाने के लिए काम में ली जाने वाली छोटी से छोटी इकाई, ठीक है, वो आपकी क्या होती है? लेटर या अक्षर, जो कि 26 होते हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। वोवल आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? AEIOU। राइट, बचे हुए जो अपना है वो अपना क्या हो गया? 21 हो गया। AEIOU के अलावा जो भी बचा वो आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। जो भी आपका बचा वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। ध्यान दें, इन कॉन्सोनेंट में भी 3 सेमी वोवल्स होते हैं। है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन 3 वो आपके सेमी वोवल होते हैं। वो होता है आपके R, W और Y। ध्यान रखना इनको, ये 3 आपके क्या होते हैं? सेमी वोवल्स होते हैं। सेमी वोवल्स कैसे? अगर आज आप किसी भी कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। हिंदी में जो व्यंजन होता है उसी की ध्वनि आपको मिलेगी। अगर आप वोवल को प्रोनाउंस करेंगे तो आपको हमेशा जो अपने स्वर होते हैं या वोवल्स होते हैं उन्हीं की आपको ध्वनि या साउंड आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कहा स्टॉप, क्या वर्ड कहा मैंने? स्टॉप। तो ये आपका क्या आ रहा है? स्टॉप। पहले क्या वर्ड आ रहा है? स वर्ड आ रहा है, आपका व्यंजन होता है। लास्ट में प वर्ड आ रहा है अपने, स्टॉप, प वाली चीज आ रही पी से, ठीक है, व्यंजन ही आ रहा है। लेकिन YW में कभी कभी ऐसा नहीं होता। ये कभी कभी सेम, इनको सेमी वोवल क्यों कहते हैं? RWY को। ये कभी कभी आपको जो साउंड देते हैं वो वोवल्स का देते हैं। किसका देंगे? वोवल्स का। अगर मैं बात करूं AEIOU, इनसे भी कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा
तो वह क्या इसका ध्वनि देता है यूजुअली, वो आपको ध्वनि देता है किसकी, हमेशा ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा तो वो आपको किसकी ध्वनि देगा, वो आपको ध्वनि देगा वोवल की या स्वर की। ठीक है, यहां मैंने ले लिया आपके अम्ब्रेला, ए की ध्वनि दे रहा है, स्वर है। ओ से मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया ऑक्स, ठीक है, तो ओ की ध्वनि दे रहा है। ऐसे ले लिया मैंने इंटेलिजेंट, तो किसकी ध्वनि दे रहा है, ई आपका स्वर ही होता है। ठीक है, ई से ले लिया मैंने ईयर, ठीक है, तो किसकी ध्वनि दे रहा है स्टार्ट में, ई की, वो भी आपका क्या है, वोवल है। एक वर्ड ले लिया मैंने एरोगेंट, ठीक है, तो एरोगेंट में यानी कि किसकी ध्वनि दे रहे हैं, वाकई में जो 5 वोवल हैं तो वोवल की ध्वनि दे रहे हैं ना। व्यंजन भी आपके जो 21 हैं वो यही ध्वनि देंगे व्यंजन की। ठीक है, जैसे मान लो मैंने स्टार्ट कर दिया किस चीज से, मैंने स्टार्ट कर दिया मान लो टी से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, टी से मैंने ले लिया ट्राई, तो ट्राई में आपका क्या है, ट्राई स्टार्ट में क्या वर्ड आ रहा है, टी आ रहा है, और टे वर्ड ही आपके आ रहा है, तो टे आपका क्या है, व्यंजन ही है। तो आपको समझना है कि टोटल जो आपके होते हैं 5 वोवल 21 कॉन्सोनेंट, इन 21 कॉन्सोनेंट में 3 आपके जो होते हैं वो सेमी वोवल होते हैं। 3 आपके क्या होंगे, सेमी वोवल। सेमी वोवल यानी कि जो कॉन्सोनेंट होते हुए भी आपको कभी कभी किसकी ध्वनि दें, वोवल की या स्वर की। अब वो कैसे, आपको कुछ छोटा सा एक दो मैं एग्जांपल यहां पर बता देता हूं। ठीक है, ये आप नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, अब यहां पे से मैंने डब्ल्यू की मैं बात करता हूं, तो डब्ल्यू की मैंने बात की है, देखिए, ठीक है, कौन कौन से वर्ड लिखा मैंने, एक तो आर लिखा, एक मैंने डब्ल्यू लिखा और एक वाई लिखा। ये तीनों आप पे क्या होते हैं, ये तीनों आप पे क्या है, सेमी वोवल्स है, कॉन्सोनेंट ही है, ध्वनि ये कॉन्सोनेंट की ये देते हैं, लेकिन कभी कभी ये वोवल की ध्वनि भी यहां पर देते हैं। राइट, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि 3 सेमी वोवल है, ये हमेशा कॉन्सोनेंट की ध्वनि तो देते हैं, लेकिन साथ में कभी कभी ये किसकी ध्वनि देंगे, वोवल्स की ध्वनि। ठीक है, डब्ल्यू से अपन स्टार्ट करते हैं, तो ये मैंने लिख दिया व्हाइट, तो किसकी ध्वनि दे रहा है, डब्ल्यू, व की ध्वनि दे रहा है, व्हाइट आता तो, ठीक है, व की ध्वनि दे रहा है, वह आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, व्यंजन है हिंदी के अंदर भी, तो देखो वह की ध्वनि दे रहा, तो अपना वैसे भी तो ये अपने 21 कॉन्सोनेंट में से एक ही तो है। ठीक है, लेकिन अगर यहां मैंने वर्ड लिख दिया डाउन, क्या लिख दिया, डाउन, अब ये क्या वर्ड आ रहा है आपके, डाउन, ऊ की ध्वनि दे रहा है, किसकी ध्वनि दे रहा है, डाउन, 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 कहीं भी वह की ध्वनि दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। तो यहां पर ये किसका काम कर रहा है, यहां पर ये काम कर रहा है सेमी वोवल का। किसका काम कर रहा है, सेमी वोवल का। ठीक है, यहां पर मैं बात करूं वाई का, ठीक है, तो वाई अपन ने देखो सीधी सीधी चीज आपको बताऊं, अब देखिए स्टार्ट में अपना क्या आता है, ईयर वर्ड अपन यूज करते हैं, ईयर, तो ई वर्ड आ रहा है, ई आपका क्या होता है, क्या होता है आपका, वोवल होता है कॉन्सोनेंट, ऑब्वियस ही चीज है, ये आपका होता है वोवल। ध्वनि किसकी दे रहा है, वही आपको किसकी ध्वनि दे रहा है, किसकी ध्वनि दे रहा है, स्वर की। तो सेमी वोवल हुआ कि नहीं हुआ, है तो अपना 21 कॉन्सोनेंट में से एक ना, लेकिन मैंने लिख दिया यहां पर यूथ, क्या लिख दिया, यूथ, अब ये किसकी ध्वनि दे रहा है, ये की ध्वनि दे रहा है, किसकी ध्वनि दे रहा है, यूथ, ये होगा ना अपना यूथ, ऐसा ही लिखेंगे ना। तो ये वर्ड क्या आया आपने, यह वर्ड आया, यह, तो यह आपका क्या है, व्यंजन है। तो देखिए ये अपना कॉन्सोनेंट ही तो है, वाई अपना क्या है, कॉन्सोनेंट ही तो है। ठीक है, क्लियर है चीज, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहां पर इसके अलावा मान लो मैंने एक वर्ड लिख दिया यहां पर HAPPY, क्या वर्ड लिख दिया, HAPPY, पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है, ये आपके लिखा हुआ है हैप्पी, क्या लिखा हुआ है, हैप्पी। तो अंत में जो ध्वनि दे रहा है किसकी दे रहा है, ई की, हैप्पी, हैप्पी, ई की ध्वनि दे रहा है। राइट, तो ये आपका क्या है, सेमी वोवल है, इसलिए सेमी वोवल है। आर है, तो आर यूजुअली क्या होता है कि जब एक तो लास्ट में आता है, किस में आता है, लास्ट में, तो वहां पर ये आपको वोवल की ध्वनि देता है। जैसे कि अपन यहां पर अपन ने लिख लिया, अपन ने यहां लिख लिया कार, तो ये इसका जो वर्ड होता है, अपन इसको यूजुअली अपन इसको क्या बोलते हैं, कार बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब आप कहेंगे साहब ये लास्ट में आ रहा तो का ध्वनि दे रहा है, ये तो रैकी ध्वनि दे रहा है, तो आपका केवल और केवल कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ये आपका सेमी वोवल क्यों है, नहीं, ये एक्चुअल में गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका वर्ड क्या है, एक्चुअल में आपका वर्ड है का, इस टाइप से। तो अंत में किसकी ध्वनि दे रहा है, आ की मात्रा की ध्वनि दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये आपके वर्ड लिखा हुआ है FATHER, फादर, तो अपन इसको यूजुअली क्या लिखते हैं, क्या क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं फादर, रे, लेकिन ये गलत है, ये आपका एक्चुअल वर्ड होता है फादर, क्या होगा, फादर, फादर, अंत में ए की ध्वनि दे रहा है।
ठीक है, तो इस टाइप से है, आपको जो ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, सेमी ओवल हो गया। तो पहली चीज अपन ने क्या पढ़ी, पहली चीज अपन ने पढ़ी कि यहां पर जो लेटर होते हैं वो अपने 26 होते हैं, लेटरी अक्षर। और लेटरी अक्षर होते क्या है, ये किसी भी वर्ड को बनाने के लिए उसमें यूज होने वाली स्मॉलेस्ट यूनिट या एक सबसे छोटी इकाई होती है। 26 होते हैं जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। वोवल अपने होते हैं 5, कॉन्सोनेंट अपने होते हैं 21, 21, राइट। देन उन 21 कॉन्सोनेंट के अंदर भी, उन 21 कॉन्सोनेंट के अंदर भी 3 सेमी वोवल्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, आर, डब्ल्यू और वाई। अब ये सेमी वोवल का मतलब क्या होता है, ऐसे कॉन्सोनेंट्स जो कॉन्सोनेंट होते हुए भी कभी कभी किसकी ध्वनि देते हो, वोवल्स की या स्वर की। आई थिंक ये चीज आपके बिल्कुल क्लियर होगी, राइट। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, सेकंड नंबर वो अपना है वर्ड, राइट। वर्ड, व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या होता है, वर्ड अपन इसको हिंदी में कह देंगे शब्द, वर्ड या शब्द। दिख रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। तो वर्ड या शब्द, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों का समूह है, ठीक है, अक्षरों का समूह है। वर्ड आपका क्या होगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स। अभी मैंने यहां पर आपके जो है एक लिखा था, वर्ड लिखा था मैंने, कौन सा वर्ड लिखा था, मैंगो। तो उसमें कितने लेटर थे, 5। तो 5 जो थे अक्षर थे, तो 5 अक्षरों का समूह है, यानी उन 5 जो लेटर्स का ग्रुप था वो मिलकर तो वो एक वर्ड बना, राइट। तो यहां पर ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन उसमें भी क्या हो कि वो मीनिंगफुल हो, क्या हो, मीनिंगफुल हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वो आपका वर्ड नहीं कहलाएगा जो आपका मीनिंगफुल नहीं है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा था, ये एक वर्ड है, ठीक है, मान लो। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं OGNM, और कौन सा बच गया इसमें, ठीक है, जो भी वर्ड है इसके अंदर ए हो गया, ठीक है, ये ए हो गया अपना। तो यहां पर क्या ये वर्ड है, क्या नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कोई मीनिंगफुल नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स है, जो आपका अक्षरों का समूह है, वो मीनिंगफुल हो, वही आपका क्या होता है, वर्ड होता है। क्लियर है। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेटर, लेटर के बाद वर्ड, और वर्ड के बाद अपने जो आती है वो आपकी होती है थर्ड नंबर पे, वो आपकी है सेंटेंस। इसको अपन कहते हैं वाक्य। क्लियर है। अब ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस या वाक्य। अब ये सेंटेंस या वाक्य क्या होता है, बताइए, कोई सोचिए। ये आपका हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले क्या था, ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों का समूह मिलकर क्या बनता है, एक वर्ड बनता है, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए। और यहां पर क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के समूह से जो चीज बनती है वो आपकी होती है सेंटेंस या वाक्य। लेकिन वो भी आप पे क्या हो, वो भी आप पे क्या हो, यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लो मैंने लिखा राम इज गोइंग, आगे भी लिख दिया, चलो राम इज गोइंग टू मार्केट, राइट। अब इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, टू इज राम मार्केट देन गोइंग। देखिए दोनों सेंटेंस को देखो, ये आपका पहला सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, ये दूसरा पार्ट आपके लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है, पहला आ रहा आपके राम इज गोइंग टू मार्केट, दूसरा टू इज राम मार्केट गोइंग। 5 लेटर्स इसमें कितने, 5 लेटर्स हैं, इसमें भी आपके लेटर्स कितने हैं, 5 हैं। और वो 5 भी कौन से हैं, वो 5 भी वही हैं जो इसके अंदर, दोनों में आपके सेम है, दोनों में आपके कैसे हैं, सेम है। जो आपके वर्ड लिखे हैं वो कैसे लिखे हुए हैं, सेम। ये आपका क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
एक दो तीन चार पांच, पांच पांच लेटर नहीं आपके वर्ड्स हैं, ठीक है। तो 5 वर्ड्स से मिलकर के आप पे क्या बना है, 5 वर्ड से मिलकर के एक आपका सेंटेंस बना है, लेकिन उसमें ये आपका सही है और ये आपका क्या है, गलत है। क्यों? मीनिंगफुल, आप मीनिंगफुल भी कह सकते हैं, सेंटेंस मीनिंगफुल हो, लेकिन उससे बेटर चीज जो होगी वो आप पे क्या कहेंगी, कहेंगे अपन इसको कि आपका ये जो पार्ट होगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये एक किसके अंदर हो, एक स्ट्रक्चर के अंदर हो। किसमें हो? एक स्ट्रक्चर में हो, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर आपका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। यूजुअली आपने पढ़ा होगा SVO, ये 3 पढ़ा होगा। इसके बाद में मैं एक चीज और जोड़ूंगा, वो आपके होगी R। अब ये SVOR क्या है? SVO आपने सुना होगा, R क्या है? ये R भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहां तक की चीज अपने समझ में आई है, ठीक है। तो ये S से अपना हो गया सब्जेक्ट, देन V से अपना हो गया वर्ब, देन अपना O से हो गया ऑब्जेक्ट, देन R से जो अपना पार्ट है वो आपका है रेस्टोल। क्या है? रेस्टोल। दिख रहा है आपको? अब ये रेस्टोल का क्या मतलब है, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन 3 को ढूंढने के बाद में जो भी चीजें यहां पर बचती है वो आप पे क्या कहलाएगा, रेस्टोल कहलाएगा, राइट। ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर आपको अलग बताया है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आपको बताइए, बाकी वाला पार्ट आप पे क्या हो जाएगा, रेस्टोल। इस स्ट्रक्चर में यदि कोई चीजें हैं तो ही वो आपका सेंटेंस होगा, तो ही वो आपका सेंटेंस है, अदरवाइज आपका सेंटेंस नहीं। या फिर कुछ और स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें नोट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब आपके पहले आ जाती है, ऑप्टेटिव है तो उसमें आपके मे वाला वर्ड आता है स्टार्ट में आपके। अगर मान लो इंपेरेटिव है तो उसमें मेन वर्ब या हेल्प आपके लेट आता है स्टार्ट के अंदर। तो एक अलग अलग स्ट्रक्चर सब सेंटेंस के होते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल सेंटेंस होता है अपना पॉजिटिव सेंटेंस होगा, जो भी वो उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका ये रहता है, राइट, अंडरस्टैंड। अब अपन बात करते हैं इसके ऊपर कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। इन पे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी वर्क को करने वाला, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं आपको चीज समझाना चाहूंगा, किसी भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे पता लगेगा कि इस वाक्य का सब्जेक्ट ये है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर जो वाक्य के स्टार्ट में आ रहा है वही अपना सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार आपके कुछ हिंट वर्ड्स होते हैं वो भी स्टार्ट में आए थे, जैसे कि आ गया आपका लास्ट नाइट, आई वॉच्ड ए मूवी या आई सॉ ए मूवी, इस टाइप से कोई सेंटेंस हो गया, लेकिन पहले क्या आ गया, लास्ट नाइट। क्या वो आपका सब्जेक्ट है? नहीं है। आ गया इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, यहां से वर्ड स्टार्ट हो गया, क्या ये आपका सब्जेक्ट है? नहीं है, ठीक है। तो वाक्य की शुरुआत में आने वाला वर्ड आपका हमेशा सब्जेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो आपको समझना है कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या है या उसका पता कैसे लगाया जाता है, राइट। पहली बात तो सब्जेक्ट के स्थान पर चीजें कौन सी आती है, वो आपके आता है नाउन या आपका आता है प्रोनाउन, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन, ये दो ही चीजें आपकी सब्जेक्ट के स्थान पर आती है, इसके अलावा और चीज आपकी कोई भी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आती है, राइट। अब ये नाउन प्रोनाउन तो अपना ऑब्जेक्ट भी होता है, अपना जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो पता कैसे लगाया जाए, देखो सब्जेक्ट में भी क्या होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर भी क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। लेकिन पता कैसे लगाएं कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको सब्जेक्ट का पता लगाना हो तो उसके लिए पहले अपन बात करेंगे, पहले अपन को जानना जरूरी है वर्ब के लिए। किसके लिए? वर्ब के लिए। आपके सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब होती है, जो भी मेन वर्ब होगी, ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। जब तक वो आपको पता नहीं है तब तक आप सब्जेक्ट का पता नहीं लगा पाएंगे। तो पहले अपन समझते हैं वर्ब को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर वापस अपन सब्जेक्ट पाएंगे, ठीक है। पहले अपन समझते हैं वर्ब को।
अब ये जो वर्ब यहां पर है, सब्जेक्ट, उसके बाद में अपना आया था वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो वर्ब जो है ये आपकी कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है? ये आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कौन कौन सी हो गई? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, राइट। ये दो चीजें आपकी हो गई। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब? इसको अपन ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ब अपनी दो हो गई, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। अपन ये तो यूज करते हैं, कोई भी अपन सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा, देन उसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर उसकी मेन वर्ब लगती है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद में बचा हुआ जो भी पार्ट है वो आता है, राइट। तो आपको भी यहां पर ये चीज ध्यान में रखनी है कि अपने पास यहाँ पर वर्ब है दो प्रकार से, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो पहले समझे कि अपन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होती क्या है। तो मुझे बताएं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या पहले सबसे पहले बताएं कि हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती है, कोई बता सकता है? गेस, चलो गिन लो एक बार, गिनो गिनो। हो सकता है आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके अंदर एक बार गिनो, अंगुलियों पे गिनो कि ये कितनी होती है हेल्पिंग वर्ब, कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आपको फिर मैं बता देता हूं। ये रीट के अंदर क्वेश्चन आएगी कि हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश, कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बताएं। ये हेल्पिंग वर्ब पे अपन सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। वर्ब में फर्स्ट अपन किससे बात कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब, जिसको अपन ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब अपना यहां पर हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइट। अब ये टोटल कितनी होती है? देखो, जो आपने गेस किया शायद हो सकता है वो आप सबका गलत भी हो और हो सकता है कुछ का सही भी हो, राइट। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है। टोटल हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है 24। कितनी होती है? जी हाँ, 24 हेल्पिंग वर्ब्स आपकी टोटल होती है इंग्लिश में, ठीक है। अभी 24 जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट जो आपका है वो आपका है प्राइमरी वर्ब। कौन सी वर्ब? प्राइमरी वर्ब। सेकंड पार्ट जो आपका वो हो गया आपका सेकंड नंबर, वो आपका हो गया सेकेंडरी वर्ब। कौन सा हो गया? सेकेंडरी वर्ब, राइट। तो दो पार्ट में डिवाइड है। टोटल हेल्पिंग वर्ब्स आपकी होती है 24, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। आपको यहां पर अच्छे से दिख रही होगी, प्राइमरी वर्ब और सेकेंडरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब और सेकेंडरी वर्ब। क्लियर है? अभी प्राइमरी वर्ब जो आपकी होती है ये आपकी होती है 9। कितनी होती है? 9, ठीक है। और ये जो बच्ची हुई आपकी कितनी होती है? ये आपकी होती है 13। कितनी होती है? 13। आप बताओ 9 और 13 कितना हुआ? क्या 24 हो रहा है? सोच के देखो। अगर यहां से कुछ अंदाजा लगा सकते हो तो लगाओ। क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? वो 13 कौन सी हो सकती है? और वो 13 अगर है तो क्या ये 9 है? बताइए। चलो हिंट देता हूं, अब भी हिंट देता हूं एक, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है सेकेंडरी वर्ब, इसका दूसरा जो नाम है वो है इसका मोडल ऑक्सिलरी। दूसरा नाम क्या है इसका? मोडल ऑक्सिलरी। क्या नाम है? मोडल ऑक्सिलरी। दिख रहा है आपको अच्छे से? ये अपना हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आपके इसको अपन क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब भी कहेंगे, प्राइमरी वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी, या सेकेंडरी वर्ब या सेकेंडरी ऑक्सिलरी, और मोडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल्स आपके होते हैं टोटल 13, ठीक है। क्या इन दोनों में अगर नंबर में चेंज करूं तो किसके अंदर करूंगा? उसमें करूंगा या इसमें? मॉडल्स कितने होते हैं एक बार सोचो। चलो, मॉडल्स आपके होते हैं 13, ठीक है। तो चेंज क्या होगा? यहां होगा, ठीक है। ये मैं आपको नंबर्स इसलिए बार बार दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, इसलिए मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया है। मैं अगर डायरेक्ट 11 लिख देता और उधर 13 लिख देता शायद आप एक बार भूल सकते थे,
ठीक है, लेकिन आपको ये भूलना नहीं है कि आपकी टोटल जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो आपकी कितनी है, 24 है। उनमें प्राइमरी ऑक्सिलरी आपकी है 11 और आपका जो सेकेंडरी ऑक्सिलरी है वो आपका है कितना, 13, जिसको अपन सेकेंड कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। क्लियर है, ये भी सब आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है। अब प्राइमरी में जो होती है वो किससे बनती है, वो आपके बनती है तीन चीजों से, बी से, डू से और हैव से। ठीक है, क्लियर है। बी से बनने वाली आपकी कौन सी हो गई, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये आपकी बी से बनने वाली वर्ब्स हो गई हैं। कौन कौन सी है, इज, एम, आर, वॉज, वर। क्लियर है। डू से बनने वाली आपकी कौन सी हो गई, आपकी हो गई डू, डज और डिड। क्लियर है। हैव से बनने वाली आपकी हो गई हैज, हैव और हेड। क्लियर है पार्ट। तो आपकी जो प्राइमरी वर्ब्स है 24 में से आपकी प्राइमरी वर्ब्स कितनी है, 11 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 हो गई, कंप्लीट है 11। ठीक है, अब आप कहेंगे सर विल और शिल कहां गया, वो भी तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स ही है। नहीं, वो आपके आती है मोडाल्स में। किस में आएंगी, मोडाल्स में। प्राइमरी जो आपकी वर्ब आएंगी वो किससे मिलके बनेंगे, इसको ध्यान में रखना, नोट कर सकते हो, इसको ध्यान में रखना। बी, डू और हैव किससे आएगी, बी से, डू से और हैव से, बी से, डू से और हैव से। बी से बनने वाली जो आपकी कंटिन्यूअस में वर्ब आती है ये आपकी कहां आती है, इज, एम, आर आपका कहां आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वॉज वर्ब आपका कहां आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर है। डू से बनने वाली डू, डज और डिड, डू डज आपका काम आ रहा है प्रेजेंट में, डिड आपका आ रहा है पास्ट में। हेज, एव और हेड, हेज, हेव और हेड, हेव से बनने वाली ये आपकी काम आती है प्रेजेंट के अंदर और ये आपकी काम आती है पास्ट के अंदर। तो क्लियर है, अपनी प्राइमरी वर्ब जो है वो कितनी है, वो अपनी 11 है, जो कि बी से मिलकर बनती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। डू से बनती है डू, डज और डिड और आपकी बनती है हेव से, हेज, हेव और हेड। क्लियर है ये पार्ट। देन आपका आता है नेक्स्ट की 13 जो आपकी सेकेंडरी ऑक्सिलरी है या आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, वो आपका 13 होते हैं या 13 होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहां पर आपका आया विल, शेल, और विल शेल का पास्ट रूप क्या होता है, वुड, शुड। देन आपका आता है मे का पास्ट रूप क्या होगा, माइट। ठीक है, विल, शेल, मे, आपका वुड, शुड, माइट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं और कौन से हैं बताइए, वो आपके हो गया मस्ट, और टू, और कौन से बचे हैं सोचो, और बताओ। यहां पर आपका हो गया, ये 3 में लगता हूं, 2 आपको सोच के बताने हैं। तभी तो आपको याद रहेंगे। बताओ इसमें कौन सा बच रहा है, इसमें कौन सा बच रहा है, सोच के बताएं। यहां पर मैंने लिखा है विल, शेल, मे। ठीक है, इसका पास्ट रूप हो गया वुड, शुड, माइट, मस्ट और टू, मस्ट और टू। इसके अलावा नीड, डेयर और यूज टू। बताइए इसके अंदर आपका कौन सा पार्ट है जो बच रहा है, याद आया। बताइए बताइए, यहां पर तो 2 2 4 6, तो 8 और 3 11 ही है, बाकी कहां है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अभी रह रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बताइए कौन सा है, शायद आपके मन में आ चुका होगा, वो कौन सा है। इतना और हिंट देता हूं अगर नहीं आया तो, इन चीज से रिलेटेड ही है, जैसा उसका पास्ट रूप भी बनता है। कौन सा आपका, केन और गुड।
कैन और कुड। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये आपके 13 क्या है, सेकेंडरी ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, विल, शेल, मे और केन। ठीक है, उसके बाद में इनका वुड, शुड, माइट और कुड। ठीक है, ये इनका पास्ट रूप हो गया है। उसके बाद में अपना क्या आया, मस्ट। उसके बाद आया ought to। उसके बाद क्या आया, ought to। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये 3 मैंने साइड में क्यों लिखे हैं, नीड, डेयर और यूज टू, इनको मैंने साइड में क्यों लिखा है, क्या रीजन है हो सकता है? ये आपके कहलाते हैं सेमी मोडाल्स। क्या कहलाते हैं? ये आप पे कहलाएंगे सेमी मोडाल्स, राइट। जैसे अपन ने पढ़े थे क्या, सेमी वोवल्स, यानी कि जो कॉन्सोनेंट होते हुए भी कभी कभी किसकी ध्वनि देते हैं, वोवल्स की या स्वर की। उसी तरीके से मोडाल्स होते हुए, यानी कि मोडाल्स आपके क्या, हेल्पिंग वर्ब भी तो है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी कभी कभी आपको क्या किस काम में आता है, ये मेन वर्ब की तरह भी आपके यूज में आती है। 3 चीजें, नीड, डेयर और यूज टू, इसलिए अपन इसको सेमी मोडाल्स कहते हैं। तो टोटल 13 अपने सेमी, तो 13 अपने सेकेंडरी ऑक्सिलरी या फिर मॉडल ऑक्सिलरी है। उसके अंदर से अपने 3 जो है वो अपने कौन कौन से हैं, सेमी मोडाल्स है। कौन कौन से, नीड, डेयर और यूज टू। तो क्लियर है यहां तक की बात? अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आपके टोटल कितनी है, 24। अब देखें, क्या अपन विल का यूज नहीं करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब? करते हैं ना। क्या अपन कैन का यूज नहीं करते हैं? करते हैं, तभी तो अपन कैन से क्वेश्चन भी बनाते हैं, कैन यू प्लीज गिव मी दिस बॉक्स, राइट। तो अपन वही चीज यहां पर ध्यान रखने की, ये अपनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। अंडरस्टैंड? तो ये चीज मैं मानता हूं कि आपके अच्छे से क्लियर हुई और कभी इसको भूलना नहीं, इसको आप नोट कर सकते हो। एक बार फिर से हल्का सा रिपीट कर देता हूं। हेल्पिंग वर्ब जिसको अपन ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, सहायक क्रिया जो कि किसकी सहायता करती है, मेन वर्ब की सहायता करती है, या मेन वर्ब से पहले यूजुअली यूज आती है, या फिर जब सेंटेंस का अपना इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वहां पर स्टार्ट में आती है। ठीक है, अभी टोटल होती कितने पार्ट में है, या टोटल होती कितनी है, ये 24 होती है। 24 अपने 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड द सेकेंडरी ऑक्सिलरी। सेकेंडरी ऑक्सिलरी का एक और नाम अपना है, वो कौन सा है, मॉडल ऑक्सिलरी, राइट। देन नेक्स्ट, प्राइमरी में अपनी कितनी है, प्राइमरी अपनी है 11, जो कि 3 चीजों से मिलकर बनती है, बी से, डू से और हैव से। बी से बनने वाली कौन कौन सी है, बी से बनने वाली इज, एम और आर। डू से बनने वाली कौन कौन सी है, डू, डज एंड डिड। हैव से बनने वाली कौन कौन सी है, हैज, हैव और हैड, राइट। देन अपना आता है सेकेंडरी ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, जिसके अंदर अपने 3 सेमी मॉडल्स होते हैं। ठीक है, टोटल अपने 13। कौन कौन से, विल, शेल, कैन, मे, इनका पास्ट रूप, वुड, शुड, कुड और माइट। देन मस्ट, ought to, और 3 अपने होते हैं, नीड, डेयर और यूज टू, जो कि अपने सेमी मोडाल्स भी होते हैं। सेमी मोडाल्स यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी कभी कभी किसकी तरह वर्क आते हैं, मेन वर्ब की तरह यूज में आते हैं। तो आई गेस कि आपका हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट तो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, राइट। तो अपन यहां पर आते हैं जिस पार्ट के ऊपर अपन थे, ठीक है। तो ये पार्ट अपना चल रहा था वर्ब वाला, ठीक है, कि वर्ब के अंदर 2 चीजें हैं, वो अपनी कौन कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। तो अभी अपन ने बात की हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो बात अपन करेंगे किसके ऊपर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको मैं एक बार साइड में बताऊं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। नेक्स्ट अब आते हैं मेन वर्ब के ऊपर। अपन किसके ऊपर आएंगे, मेन वर्ब। अभी मेन वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया, हिंदी में आपने ये सोचा होगा, ठीक है, लेकिन मुख्य क्रिया भी होती क्या है, क्या होता है मेन वर्ब, कैसे किसी मेन वर्ब को आइडेंटिफाई की जाए। हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई तो आप कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। अगर ये जो मैंने यहां पर आपके 24 वर्ड्स लिखे हैं, ये 24 जो वर्ब्स लिखी हैं, इनको आप आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट। लेकिन मेन वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट इज मेन वर्ब, क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज को, आप बताइए। मेन वर्ब, ध्यान दे, किसी भी सेंटेंस में यूज में आने वाली ऐसी चीज जो किसी एक्शन को, किसी गतिविधि को, किसी एक्शन को, किसी गतिविधि को, किसी एक्टिविटी को वहां पर शो कर रही हो, वही आपका होता है मेन वर्ब, राइट। दौड़ना, कूदना, जाना, उठना, सोना, नहाना, बात करना, रोना, कुछ भी हो, ये सारी वर्ब जो आपकी हैं वो आपकी क्या है, मेन वर्ब्स है, क्योंकि ये कोई ना कोई एक्शन है।
तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई भी एक्शन हो रहा हो, कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है मेन वर्ब। अभी मेन वर्ब कितने पार्ट में होती है, किस तरीके से होती है, कोई बताएगा या सोचेगा अपने माइंड में? क्योंकि मुझे तो एट द एंड बताना ही है, ठीक है, मुझे तो एट द एंड बताना ही है। देखिए, ये आपकी होती है फर्स्ट फॉर्म, देन आपकी होती है सेकंड फॉर्म, देन आपकी होती है थर्ड फॉर्म, देन आपकी होती है फोर्थ फॉर्म, देन आपकी होती है फिफ्थ फॉर्म। इसमें थोड़ा गैप कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। आप कहेंगे साहब हमने तो थर्ड फॉर्म तक ही देखी है, फोर्थ फिफ्थ आप कहां से लेके आए? नहीं, फोर्थ फॉर्म जो आपकी होती है वो आपकी होती है आईएनजी वाली। कौन सी होती है? आईएनजी वाली, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी अपन बोला करते हैं। फिफ्थ फॉर्म जो आपकी होती है वो आपकी होती है एस या ईएस वाली। यानी मेन वर्ब में क्या लगता है, एस या ईएस लगता है, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, तो वो आपकी होती है फिफ्थ फॉर्म, जो कि यूजुअली प्रेजेंट सिंपल में ही काम आया करती है, राइट। अब ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, किस तरीके से होती है? तो देखिए, कोई भी फर्स्ट, सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट फॉर्म की। कोई भी ऐसी क्रिया जिसको आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। रोना, क्राई, दौड़ना, रन, सोना, स्लीप, जाना, गो, हंसना, लाफ, पढ़ना, टीच, ठीक है, पढ़ना, रीड। तो ये जो वर्ब मैंने बोली उनको मैंने हिंदी से इंग्लिश में किया है, ये आपकी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, किसी भी हिंदी में कोई भी ऐसा एक्शन हो जो हिंदी में और उसको अपन इंग्लिश में अगर बोल दें, ठीक है, तो वो आपकी कहलाती है फर्स्ट फॉर्म। हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है। देन उसकी सेकंड फॉर्म, देन थर्ड फॉर्म, क्लियर है? उसकी कौन सी फॉर्म, आपकी फिफ्थ फॉर्म भी होती है। हर और हर वर्ब की ध्यान दें 5 फॉर्म रहेगी, कोई सी मेन वर्ब हो, ठीक है, कोई सा भी एक्शन हो, उसकी 5 क्रियाएं हमेशा आपकी रहती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो सबसे पहले मैंने यहां पर वर्ड ले लिया गो, गो ये आपकी वर्ब है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, आईएनजी, गोइंग। और ऐसे इस वाले आपकी क्या हो जाएगी, गोज। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो कोई भी वर्ब होती है उसकी 5 क्रियाएं होती हैं। कोई सी वर्ब ले लो, स्लीप, स्लीप के बाद में स्लेप्ट, और थर्ड फॉर्म भी उसकी क्या होती है, स्लेप्ट होती है। देन उसके बाद में स्लीपिंग, और उसके बाद में स्लीप्स, ठीक है। प्ले, प्लेड, प्लेड, देन प्लेइंग और प्लेज। तो कोई सी भी क्रिया है उसकी 5 फॉर्म आपकी होती है। अब ये क्रियाएं आपकी कई बार अलग अलग तरीके से होती है, कई बार क्या होता है आपकी तीनों अलग होती है। जैसे देखिए इसके अंदर ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तीनों अलग होती हैं। कई बार तीनों सेम भी होती है, कई बार तीनों सेम भी होती है। जैसे सपोज मैंने यहां पर लिख दिया एक वर्ब हिट, हिट और हिट, इसके तीनों वर्ब क्या रहेंगी, सेम रहेगी। इधर अपन करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, हिटिंग, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हिट्स। ठीक है, तो समझ में आया कि इसके अंदर आप पे क्या हो रही, तीनों की तीनों क्या है, सेम है। यहां पर तीनों कैसी थी, तीनों की तीनों अलग थी। ठीक है, तीनों की तीनों अपने आप में क्या थी, डिफरेंट थी। क्लियर है? कई बार क्या होता है कि ये और ये सेम हो जाए, या फिर ये वाली सेम होती, ये वाली अलग होती है, दोनों सेम हो जाती है। जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया प्ले, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लेड, और यहां भी क्या हो जाएगा, प्लेड। तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये दोनों तो आपकी सेम हो गई और ये आपकी अलग हो गई, राइट। कई बार आपका क्या होता है, ये और ये सेम होगा। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया बीट, बीट, थर्ड फॉर्म बीटन। ये आपके इधर तो इसकी प्लेइंग हो जाएगी और यहां प्लेस हो जाएगी। ये आपका बीटिंग हो जाएगा, ये आपका बीट्स हो जाएगा। लेकिन अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये दोनों इस बार सेम है और इसके अंदर ये इस बार अलग है। ठीक है, तो आपको क्या मिला कि आप कई बार आपको क्या हो सकता है कि आपके जो
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, तीनों अलग भी हो सकती है, तीनों सेम भी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड सेम हो सकती है, थर्ड अलग हो सकती है। कई बार आपकी फर्स्ट आपकी अलग होगी, सेकंड और थर्ड सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। प्लस कोई भी वर्ब उसकी आईएनजी वाली क्रिया तो बनती ही बनती है। ठीक है, और उसके बाद में एस या ईएस। तो ये आपका पार्ट क्लियर हुआ मेन वर्ब्स वाला। ठीक है, कि मेन वर्ब्स आपकी 5 होती है। ठीक है, वो फिर से रिपीट कर देते हैं। मेन वर्ब आपकी क्या होती है? 5 टाइप से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जिसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर आईएनजी वाली, फिफ्थ फॉर्म यानी कि एस या ईएस वाली। क्लियर है? अब कोई सी भी क्रिया तो उसकी 5 क्रिया होती ही होती है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं यहां पर कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट फॉर्म होता है उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट या रूपांतरण, वही आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हर वर्ब अलग तरीके से हो सकती है, हर वर्ब की आईएनजी वाला पार्ट भी बनता है, हर वर्ब का एस या ईएस वाला पार्ट भी बनता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपके ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। राइट, तो ये वर्ब वाला पार्ट अपना क्या हो गया है? क्लियर हो गया है। अंडरस्टैंड? वर्ब वाला पार्ट अपना बिल्कुल क्लियर हो चुका है। वर्ब कितने प्रकार की? वर्ब 2, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब 24 होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको सारा बताया। मेन वर्ब आपके 5 होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है। अब अपन बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, कि सब्जेक्ट का पता कैसे अपन लगाएं किसी भी सेंटेंस में। राइट, सब्जेक्ट। अब किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का पता कैसे लगाया जाता है वो आप बताएं। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया इसके स्थान पर आएगा क्या? नाउन या प्रोनाउन, लेकिन वो ऑब्जेक्ट पे भी आता है। तो आप कैसे वाक्य में पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा है? राइट, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम किसी भी सेंटेंस में उसकी मेन वर्ब को पहचाने। किसको पहचाने? उसकी मेन वर्ब को। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी उसकी मेन वर्ब को पहचानने में। राइट, और जैसे ही आपने मेन वर्ब को पहचाना, उससे आप एक क्वेश्चन करो, उससे आप एक क्वेश्चन करो, और वो क्वेश्चन होगा, वो आपका होगा हु। ठीक है, आपको क्या करना है? मेन वर्ब से, किससे? मेन वर्ब से क्वेश्चन करना है। कौन सा? हु, यानी कि कौन। कौन सा क्वेश्चन करेंगे अपन? हु यानी कि कौन। जैसे ही आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा सब्जेक्ट। आंसर के रूप में क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था यहां पर पहले, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज गोइंग टू मार्केट, लिखा हुआ पहला सेंटेंस। आप देखें ये वाला क्या था? राम इज गोइंग टू मार्केट। तो यहां पर मेन वर्ब क्या है? पहचानो फटाफट। मेन वर्ब आपकी क्या है? गोइंग, फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली है। ठीक है, तो गोइंग यानी कि जा रहा है। ठीक है, तो जा रहा है, कौन जा रहा है? मेन वर्ब से आपको क्वेश्चन करना है हु वाला, हु इज गोइंग। ठीक है, कौन जा रहा है? तो कौन जा रहा है भाई बताओ? राम जा रहा है। कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो ये आपके वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट है। ये आपके वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर है? समझ में आया? तो जब भी आपको सब्जेक्ट का पता करना हो आपके सेंटेंस के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले मेन वर्ब को पहचानेंगे, उस मेन वर्ब से आप एक क्वेश्चन करेंगे, हु, 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 कौन। तो जैसे आपको इसका आंसर जो मिलेगा, वो आंसर ही आपका क्या होगा? उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा। क्लियर है यहां तक की बात आपके? ठीक है, देन आती है बात अपने ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट जो अपने पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का पता किसी सेंटेंस में कैसे लगाया जाए, और ध्यान दें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन, क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, जब आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, तो वहां पर जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव की शुरुआत किससे होती है? ऑब्जेक्ट से होती है। और कौन से ऑब्जेक्ट से? जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। तो जब तक आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं पहचानेंगे, क्या आप उस पैसिव वॉइस की शुरुआत कर सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला है? नहीं कर सकते। इसलिए आपको ऑब्जेक्ट का पहचानना भी वाक्य के अंदर बहुत जरूरी होता है। राइट, अब ऑब्जेक्ट का जो अपन पता लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे? प्रोसेस वही रहेगी। किससे क्वेश्चन करना है? मेन वर्ब से। कैसे क्वेश्चन करना है? मेन वर्ब से। इस बार क्वेश्चन एक नहीं करना, इस बार क्वेश्चन करने हैं 2। कितने करने हैं? 2 क्वेश्चन अपन को करने हैं। पहला अपना होगा
व्हाट, और दूसरा अपना होगा whom। व्हाट यानी आपका हो गया क्या, whom यानी आपका हो गया किससे या किसको। जी किसको, वो वाला किसको नहीं कि थोड़ा उधर किसको, ठीक है, ठीक है, किसे या किसको। तो दो क्वेश्चन अपन को ऑब्जेक्ट के लिए पता करने हैं, मेन वर्ब से क्वेश्चन करना है, फिर किससे करना है, सब्जेक्ट के लिए भी क्वेश्चन किससे करना है, मेन वर्ब से, ऑब्जेक्ट के लिए भी क्वेश्चन किससे करना है, मेन वर्ब से। क्या क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपका रहेगा सब्जेक्ट के लिए हु और मेन वर्ब से पूछने के बाद में, और अगर आपको ऑब्जेक्ट के लिए पूछना तो क्या होगा, आपके दो होंगे व्हाट और हुम। कौन कौन सा होगा ऑब्जेक्ट के लिए, व्हाट और हुम। व्हाट यानी क्या, हुम यानी किसे या किसको, व्हाट और हुम। जैसे ही आप मेन वर्ब से व्हाट या हुम का क्वेश्चन करेंगे तो आंसर के रूप में जो भी मिलेगा वो आपके वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा, राइट। अब क्या हो सकता है, देखिए कि आपके सेंटेंस में अगर आपको व्हाट का आंसर मिल गया तो आपके सेंटेंस में कितना ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आपको हुम का भी मिल गया तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए, दो हो गए। हो सकता है व्हाट का मिल जाए हुम का ना मिले, हुम का मिल जाए व्हाट का ना मिले, तो सेंस में कितना हुआ, एक हुआ सेंटेंस में, और दोनों मिल गए तो कितने हुए, दो हुए। अगर आपको दोनों ही आंसर वहां पर नहीं मिले, दोनों ही अगर आपको आंसर वहां पर नहीं मिले तो वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर कम से कम ऑब्जेक्ट कितना हो सकते हैं, जीरो। ये बात ध्यान रखना, किसी भी वाक्य में कम से कम जो ऑब्जेक्ट होंगे वो हो सकता है जीरो, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, दो। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, दो। लेकिन अगर बात करें हम ऐसे सेंटेंस की जहां में पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके अंदर अपन को कम से कम कितना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो ऑब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि अगर जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना, राइट। तो एक कम से कम हमको चाहिए पैसिव वॉइस बनाते समय। बेसिकली किसी भी सेंटेंस में जीरो से लेकर के दो हो सकते हैं, राइट। तो अपने समझ में ये चीज, अपना जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, सेंटेंस वाला, कि सेंटेंस आपका क्या होता है, अपनी बात चल रही थी इससे पहले किसके ऊपर, सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस अपना क्या है, वाक्य, यानी कि जो आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और जो कि आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कैसे हो, कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर हो। और स्ट्रक्चर आपका हो गया SVOR वाला, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑल वाला। तो अपन ने वर्ब के बारे में समझा, अपन ने देन सब्जेक्ट के बारे में समझा, अपन ने देन ऑब्जेक्ट के बारे में यहां पर समझा। क्लियर है। अब किसी भी सेंटेंस जब अपन तीन चीज का पता लगा लेते हैं, वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब पता लग गया, मेन वर्ब पता लग गया, देन सब्जेक्ट आपको पता लग गया, ऑब्जेक्ट पता लग गया, इनके अलावा जो भी सेंटेंस में बचा हुआ वो वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा रेस्ट ऑल। जैसे सपोज मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, आपको वहां पहचानना है कि इसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं है, वर्ब क्या है, रेस्ट ऑल क्या है, ठीक है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस आपके सामने यहां पर लिखा, ये आपका सेंटेंस है यहां पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने क्या लिखा हुआ है, शी ब्रिंग्स फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन एवरी डे, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं शी ब्रिंग्स फ्रेश फ्लावर फ्रॉम गार्डन एवरी डे। इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पता लगाना है इस सेंटेंस की जो वर्ब है, यानी कि कौन सी मेन वर्ब है, वो आपको पता लगानी। तभी आप क्या पता लगा पाओगे, तभी आप पता लगा पाओगे किस चीज का, आपके वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन सा है, और इसके बाद में अगर जो भी पार्ट बचता है वो रेस्ट ऑल वाला पार्ट कौन सा है। तो बताइए फटाफट इस सेंटेंस में आपकी मेन वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है, बताइए। मेन वर्ब यहां पर आपकी ब्रिंग्स, जो कि आपकी बनी है ब्रिंग से, ब्रिंग यानी लाना, एस आ रहा है तो एस किस में आता है, मैंने आपको बताया था फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी, फिफ्थ फॉर्म होगी। और यानी कि जो जिसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, और दूसरी चीज केवल और केवल किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, मेन वर्ब आपकी है ब्रिंग्स, यानी कि लाता है या लाती है। अब आपको मेन वर्ब जैसे पता लगी सेंटेंस की,
आपको जैसे ही सेंटेंस की मेन वर्ब पता लगी, तो मेन वर्ब से पता लगने के बाद मैंने कहा कि इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट कौन सा है वो जरा आप मुझे बताएं। तो कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे पता लगाएंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सब्जेक्ट का पता करना हो तो मेन वर्ब से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, और वो कौन सा होगा? हु। तो ब्रिंग से नहीं हो गया, लाता है या लाती, अभी नहीं पता लाता वाला है या लाती वाली है, कुछ भी अपन को पता इसके बारे में नहीं है। क्वेश्चन करेंगे लाता है या लाती है, कौन लाता है कौन लाती है, तो आपको आंसर के रूप में मिलेगा शी, वह लाती है। तो ये आपके वाक्य का क्या हो चुका है? ये आपके वाक्य का सब्जेक्ट हो चुका है। क्लियर है यहां पर? तो अपन ने सब्जेक्ट का पता यहां लगा लिया। नेक्स्ट अपन पता करते हैं, देखो मेन वर्ब का पता आपने लगा लिया, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब केवल इंग्लिश में पूरे दो ही ऐसे सेंटेंस जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस और पास्ट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस, इन दो जगह पर कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो आपने मेन वर्ब पहचानी, उसके बाद आपने सब्जेक्ट पहचाना। बताएं इस सेंटेंस में जो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट आपके हो सकते हैं 0 मिनिमम मैक्सिमम 2, तो बताओ इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हैं, और है तो कौन सा है? वो आपको किससे मिल रहा है? वोट से मिल रहा है या हुम से मिल रहा है? 0 है, 1 है या 2 है? पहचाने क्या इसका हो सकता है। देखिए अब बहुत से ने सोचा होगा सर 2 है, सर 1 है। ठीक है, तो देखिए 2 वाले जो यहां पर है वो पहले मैं बता देता हूं बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहीं गार्डन को सोच लिया हो, गलत है। देते हैं कई बच्चे आंसर देते हैं गलत है। कैसे? मैं भी आपको आंसर बताऊं। मेन वर्ब से क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन किससे करना है? मेन वर्ब से। क्वेश्चन क्या होगा? आपने 2 क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से? वोट और हुम। क्या, किसे या किसको? वोट यानी क्या, हुम यानी किसे या किसको। तो वही मेन वर्ब अपनी क्या है? लाता है या लाती है, लेकिन अब अपन को पता चल चुका है कि शी, वह, तो लाती है। तो लाती है पहला क्वेश्चन करेंगे अपन कौन सा? वोट वाला। कौन सा करेंगे? वोट। फिर लाती है, क्या लाती है? क्या लाती है? तो आपका क्या हो जाएगा? फ्लावर्स। ना कहीं, ध्यान रखें हमेशा फ्रेश फ्लावर्स पूरा आएगा। अगर किसी नाउन के साथ में उसका अगर एडजेक्टिव लग रहा है वो भी उसी में माना जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस आया अ बॉय, तो बॉय आपका सब्जेक्ट है या उसके अंदर आपका ए बॉय सब्जेक्ट होगा? ए बॉय, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपका फ्रेश फ्लावर पूरा आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि केवल और केवल फ्लावर्स। तो ये आपका ऑब्जेक्ट 1 हो गया। ये आपका कौन सा हो गया? ऑब्जेक्ट 1 हो गया। क्लियर है ये चीज अच्छे से? ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट 1 हो चुका है, जो कि किससे मिला है? वोट से। दूसरा ढूंढो, हुम से। अब जो गार्डन वाले थे, अगर किसी ने सोचा हो तो कैसे गलत होता है देखना। तो लाती है, किसे लाती है या किसको लाती है? गार्डन को लाती है क्या? उठा करके लाती है क्या? नहीं लाती है ना। ठीक है, गार्डन किसका आंसर है? कहां से लाती है? वेयर का आंसर है। किसका आंसर है? वेयर। कहां से लाती है? गार्डन से लाती है। क्या वेयर से आपके वाक्य का ऑब्जेक्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट किससे मिलेगा? या तो वोट से या फिर होम से, राइट। तो अपन को वोट का आंसर मिल चुका है, लेकिन होम का आंसर नहीं मिला है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में आपका कितना ऑब्जेक्ट है? एक ऑब्जेक्ट है, जो किससे मिला है? होम से, राइट। अंडरस्टैंड? क्लियर है चीज आपकी? ठीक है, तो इस सेंटेंस अपन को क्या पता लगा कि अपनी मेन वर्ब क्या है? वो अपनी ब्रिंग हो गई। उससे अपन ने पहले सब्जेक्ट का पता किया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट 1 आया, सेकंड ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है। तो जो बचा हुआ जो भी पार्ट आपका होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा रेस्ट ऑल। क्या होगा? क्या होगा? रेस्ट ऑल। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखते अपन सेंटेंस में आपको समझना है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस उसमें आपको समझना है। इसके अंदर अपन को क्या समझना है? नेक्स्ट यहां पर सेकंड सेंटेंस देखिए, मैंने आपको सेंटेंस लिखा ही टीचेज स्मॉल किड्स इन अ स्कूल, राइट। ही टीचेज स्मॉल किड्स इन अ स्कूल। अब यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में फिर से आपको पहचानना है कि सेंटेंस की मेन वर्ब क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। एक ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, 0 ऑब्जेक्ट है। एक है तो कौन सा है? वोट वाला या होम वाला। तो यहां पर जो आंसर आपको मिला था किससे मिला था? वोट से। कि क्या लाती है? फ्रेश फ्लावर्स,
राइट, अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट अब यहां पर अपन देखते हैं सेंटेंस में मेन वर्ब क्या, जल्दी बताइए, सोचिए। इजीली आपने यहां पिक कर लिया होगा। मेन वर्ब आपकी फिर से यहां पर क्या आ रही है, प्रेजेंट सिंपल की एस एस लग के टीच, टीच टीच यानी पढ़ाना, लेकिन एस एस लगा हो तो पढ़ाता है या पढ़ाती है, ये आपकी हो चुकी है मेन वर्ब। क्लियर है? देन अब यहां पर आपको पता लगाना कि इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। कैसे पता लगाएंगे इस वाक्य के सब्जेक्ट का आप? तो मेन वर्ब से क्वेश्चन करना है। कौन सा क्वेश्चन? हु, पढ़ाता है या पढ़ाती है, कौन पढ़ाता है कौन पढ़ाती है। तो आपका आंसर के रूप में जो आपको मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा यहां पर, ही। और ये आपके वाक्य क्या हो चुका है, सब्जेक्ट, जिसका आंसर किससे मिला अपन को, हु से। यहां पर भी किससे मिला था, हु से, लेकिन यहां पर आंसर किससे मिला था, वोट से। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट आपको पता लग चुका है। अब पता लगाना है आपको ऑब्जेक्ट का, कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है अपना पता ही है, इसमें है भी कि नहीं है। इसमें आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो कौन सा है, किससे आया है, पढ़ाता है। ठीक है, क्या पढ़ाता है, पहला क्वेश्चन किससे करेंगे, वोट से। क्या पढ़ाता है, तो देखो यहां कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि मैथ्स पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, जूलॉजी पढ़ाता है, बायोलॉजी पढ़ाता है, कुछ भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो क्या पढ़ाता है का आंसर मिला क्या, नहीं मिला। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन किससे करेंगे, होम से। किसे पढ़ाता है या किसको पढ़ाता है। तो देखो जैसे आपने मेन वर्ब से क्वेश्चन किया, तो यहां पर आपका क्वेश्चन आपने कौन सा हुआ है, होम वाला। किसे पढ़ाता है, स्मॉल किड्स को। फिर ध्यान दे, केवल किड्स नहीं करना है, साथ में आने वाला एडजेक्टिव भी आपका उसके साथ में होगा। ठीक है, तो स्मॉल किड्स, ये आंसर आपका ऑब्जेक्ट आपका कौन सा हो गया, वन हो गया इस सेंटेंस में। क्या दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें है, नहीं है। अगर सपोज यहां पर मैंने लिखा होता ही टीचर्स और यहां साथ में मैंने लिख दिया होता मैथ्स, क्या लिख दिया होता, मैथ्स, तो अब यहां पर आपको जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितने होते, दो। वोट का भी आंसर मिलता है, क्या पढ़ाता है, मैथ्स पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है, स्मॉल किड्स को पढ़ाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट एक और ये आपका ऑब्जेक्ट दो हो जाता। लेकिन इसके अंदर आपको आंसर किसका मिला था, हुम का। इस वाले में किसका मिला, वोट का। अगर मैंने मैथ्स लिख दिया तो किसका मिल गया, दोनों का। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि सेंटेंस में आपका एक भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके वोट वाला हो सकता है कि आपके होम वाला हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देखना, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, और बचा हुआ पार्ट जो अपना वो अपना क्या हो गया, वो आपका रेस्ट ऑल, रेस्ट ऑल, राइट। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं उसको समझिएगा। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ही ऑफन कम्स लेट फ्रॉम ऑफिस, वह अक्सर ऑफिस से लेट आता है, राइट। तो यहां पर आपका मेन वर्ब बताएं फटाफट, मेन वर्ब क्या होगी, इजीली आपने पिक कर लिया, कम्स। कम की वर्ब है, ऐसे इस लगा हुआ, प्रेजेंट सिंपल है यानी कि फिफ्थ फॉर्म है। कम यानी आना और कम से यानी आता है या आती है, क्लियर है। तो यहां पर आता है आती, कौन आता है, आपको सब्जेक्ट यहां पर मिला ही के रूप में। क्या मिल गया, सब्जेक्ट, कि वह आता है। बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं या कौन से हैं। वोट का आंसर मिल रहा है, हुम का मिल रहा है या कौन सा है। पहला क्वेश्चन करना है, आता है। पहला क्वेश्चन आता है, क्या आता है, क्या आता है, कोई आंसर मिल रहा है, नहीं। किससे आता है या किसको आता है, आंसर मिल रहा है, नहीं। आता है, आंसर किस चीज का मिल रहा है, कब आता है, लेट आता है। कहां से आता है, ऑफिस से आता है। ठीक है, तो अपन को वेन का मिला है और वेयर का मिला है। ठीक है, तो वेन और वेयर से ऑब्जेक्ट मिलता है क्या, अपन को नहीं मिलता है। तो जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका कैसा हुआ, जिसमें आपका ना वोट वाला आंसर आपको मिला है ना आपको हुम वाला आंसर आपको मिला है। यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितने हैं, जीरो। कितना ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, जीरो ऑब्जेक्ट है, राइट। क्लियर है। तो अपन ने यहां सेंटेंस देखे तीनों, जिसके अंदर आपको मेन वर्ब का पता करना था, आपको सब्जेक्ट का पता करना था, आपको ऑब्जेक्ट का पता करना था, राइट। और तीनों चीजें अपने आप बहुत अच्छे तरीके से समझी और आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी सेंटेंस होता है, हो सकता है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, राइट। तो अपनी जो आज बात चल रही थी वो बात किसके ऊपर चल रही थी। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं हल्का सा। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि अपना जो अल्फाबेट वाला पार्ट था, कि आपके अल्फाबेट कितनी होती है, एक होती है। इसमें आपके लेटर्स होते हैं 26। ठीक है, एक अल्फाबेट है उसमें लेटर्स होते हैं 26, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। वोवल आपके होते हैं 5, कॉन्सोनेंट आपके होते हैं 21 इन। ठीक है, और ये जो 26 आपके होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पढ़ने पड़ा, वो आपके होते हैं लेटर्स।
क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। लेटर यानी अक्षर, लेटर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी वर्ड को बनाने के लिए, जो कि दो पार्ट में आपके हो गया, वोवल एंड कॉन्सोनेंट 5 और 21। 21 में तीन आपके क्या थी, तीन आपके थी सेमी वोवल, क्या था, सेमी वोवल। ठीक है, क्लियर है यहां तक का। तीन अपना आया था वर्ड, वर्ड आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड आपका क्या था, ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो कि अक्षरों का समूह है लेकिन वो क्या हो, मीनिंगफुल हो। फिर आपका आया था सेंटेंस, सेंटेंस आपका क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है, लेकिन किसमें हो, वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में हो। स्ट्रक्चर आपका क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में रेस्ट ऑल। ठीक है, यहां पर वर्ब के अंदर अपना आ गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दो पार्ट आ गए थे अपने। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपकी टोटल कितनी है, 24 है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकेंडरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी में आपके है 11 और सेकेंडरी में आपके 13, जिनको पर मोडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। प्राइमरी में जो है वो बी, डू और हैव से बनती है। बी से बनने वाली इज, एम, आर। डू से बनने वाली डू, डज, डिड। हैव से बनने वाली हैज, हैव और हैड। बाकी अपना जो मॉडल्स वाला पार्ट था, मॉडल ऑक्सिलरी, उसमें अपने थी 13, जिसमें अपना था विल, शेल, कैन में उसकी पास्ट, वुड, शुड, कुड और माइट, मस्ट और टू, और तीन मैंने साथ में सेमी वोवल भी उसमें लिखा है, सेमी वोडास लिखा है, तो क्या थे आपके, वो आपके थे नीड, डेयर और यूज टू। ऐसे अपने टोटल 24 जो है हेल्पिंग वर्ब थी। मेन वर्ब जो मैंने आपको बताया इसके बाद में, मेन वर्ब में आपका क्या था, टोटल कितनी मेन वर्ब्स आपकी होती है, 5। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी वाली प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिफ्थ फॉर्म का मतलब एस या ईएस वाली। फर्स्ट फॉर्म आपका क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म आपका हिंदी से इंग्लिश में रूपांतरण होता है, किसी भी शब्द को हिंदी से इंग्लिश में कहेंगे वही आपकी फर्स्ट फॉर्म है। कई बारी वर्ब्स आपकी क्या होती है, तीनों सेम होंगी, तीनों अलग होंगी, पहली दूसरी सेम, तीसरी अलग, पहली अलग, दूसरी और तीसरी सेम, इस टाइप से आपकी वर्ब्स होती है। जब भी आप मेन वर्ब का पता लगा ले तो उसके बाद में आपको पता लगाना होता है वाक्य में सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए मेन वर्ब से अपन क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन आपका कौन सा होगा, हु यानी कि कौन। जब भी आपको वाक्य में ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तो मेन वर्ब से अपन क्वेश्चन करेंगे, वो आपका होगा, दो क्वेश्चन होंगे, एक तो व्हाट होगा और एक आपका होगा whom, यानी कि क्या या फिर किसे या किसको। जिन दोनों का यदि आंसर मिल गया तो वाक्य में दो ऑब्जेक्ट, दोनों में से एक का मिला किसी का तो एक ऑब्जेक्ट, हो सकता है दोनों का ना हो तो वाक्य में 0 ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपके कम से कम हो सकते हैं 0, ज्यादा से ज्यादा आपके हो सकते हैं 2। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। और ये अपन ने पता भी कर लिया कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, किस तरीके से हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वर्ब को पहचानते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर अपना पार्ट हुआ एक छोटा बेसिक वाला कि सेंटेंस किस तरीके से होता है, या आपके वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे कि सेंटेंस जो जिस पे अपनी बात चल रही थी, इसका स्ट्रक्चर तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन नेक्स्ट अपन ये पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये सेंटेंसेस होते कौन कौन से हैं। उन सेंटेंस की क्लास अपन लेंगे और वहां पर अपन इसको बेटर तरीके से समझेंगे। यहां तक आपका कोई भी चीज दिक्कत है, कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो आप यहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ भी चीजें जो है वो आप यहाँ से नोट डाउन करें, पढ़ाते समय बीच में स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये वही चीजें होंगी जो आपको किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप केवल और केवल मेरे पढ़ाए हुए नोट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आई गारंटी कि आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल का एग्जाम है या फिर आपका स्टेट का एग्जाम है, ठीक है, वहां आपको एक बहुत अच्छी जो सक्सेस है वो मिलेगी, नो इशू। तो डरना नहीं है और आगे बढ़ना है। इंग्लिश कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, और उसी के लिए मैंने अभी तक आपको कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, और टॉपिक में आप 1 से 2 दिन बाद स्टार्ट करूंगा। पहले हम इंग्लिश की केवल और केवल बेसिक सी चीजें जानेंगे, अपने मन में जो एक डर है इंग्लिश का उसको खत्म करेंगे, इंग्लिश से अपन फेमिलियर होंगे। जैसे क्या होता है, घर में अपन जाते हैं किसी घर में, उस घर में एक छोटा बच्चा होता है, जैसे अपन वहां जाते हैं तो बच्चा पहले अपने से थोड़ा डरता है, अपने को देख के थोड़ा इधर उधर होता है, डरता है, रोने लगता है। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी देर के अंदर, थोड़ी बहुत देर में अपने पास आ रहा है, अपना फेस वो देखता जा रहा है, तो क्या होता है, थोड़ा फेमिलियर अपने साथ होता है, और थोड़ी देर बाद देखते हैं वो अपनी ही गोद में खेल रहा होता है। तो उसी तरीके से अपन इंग्लिश में थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, उसमें हल्का सा इंटरेस्ट बिल्ड करेंगे, देन अपन अपने टॉपिक्स और टॉपिक्स के बाद में उनकी एक्सरसाइजेज, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी एक बार फिर से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।